नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 9 बार चीन का दौरा किया, 5 बार तो प्रधानमंत्री के तौर पर दौरा किया। इसके बावजूद चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। पटेल ने ट्वीट किया, जब चीन ने हमारे क्षेत्र पर फिर कब्जा कर लिया है तो चीन की आधिकारिक यात्राओं की सूची का जिक्र करना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों के चीन दौरे का विवरण किया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। दिल्ली में शनिवार को एक दिन में 2134 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,958 हो चुकी है। लिहाजा संक्रमण पर रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कई कदम उठाए। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक कोरोना वायरस के कारण 1271 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि दिल्ली में कोरोना मरीज इलाज के लिए डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। दिल्ली में अब तक 14,945 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय विदेश नीति को नए सिरे से मजबूत किए जाने पर जोर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत को विदेश नीति को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। स्वामी ने ट्वीट किया, भारतीय क्षेत्र के लिए नेपाल कैसे सोच सकता है। उनकी भावनाओं को इस कदर चोट पहुंचाई गई है कि वो भारत के साथ रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं। क्या यह हमारी विफलता नहीं है? विदेश नीति को फिर से स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अगले एक सप्ताह के भीतर 20,000 नए कोरोना बेड तैयार करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने बेडों की व्यवस्था के लिए होटल, बैंकेट हॉल और नर्सिंग होम का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। दिल्ली के होटलों में 4,000 नए बेड कोविड मरीजों के लिए तैयार किए जाएंगे। बैंकेट हॉल में 11,000 नए बेड तैयार किए जाएंगे। वहीं 5,000 बेड नर्सिंग होम्स में तैयार किए जाएंगे। केजरीवाल सरकार ने अगले सप्ताह में 20,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने की योजना तैयार की है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन आशंकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि यदि वो नवंबर में चुनाव हार गए तो वे स्वेच्छा से कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो दोबारा जीतने में असफल रहे तो ये अमेरिका के लिए खराब बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पहली बार सार्वजनिक रूप में यह बयान दिया, जो अमेरिकी चैनलों पर प्रसारित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप आगे बढ़ते हैं और अन्य चीजें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत खराब चीज होगी। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन से होना तय माना जा रहा है। शनिवार को वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को लेकर 2 स्पेशल फ्लाइट्स रवाना हुई। ये फ्लाइट्स 565 भारतीयों के साथ केरल के तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड पहुंचेगी। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि आज किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दम्बम से 148 यात्रियों के साथ एयर इंडिया फ्लाइट AI 1946 को कोझिकोड के लिए रवाना किया गया है। दूतावास ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि किंग फहद खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया फ्लाइट 1940 के जरिए 417 भारतीयों को रवाना किया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के चलते दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंध आज अलग मोड़ पर पहुंच गए हैं। नेपाल ने भारतीय क्षेत्र के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताते हुए नया नक्शा जारी किया है। इस नए नक्शे के लिए संविधान में संशोधन का बिल नेपाल की संसद से अब पारित भी हो गया है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली बार तनातनी का माहौल बन गया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में गोरक्षनाथ पीठ अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेपाल में गोरक्षनाथ को भगवान का दर्जा प्राप्त है। नेपाल की करेंसी पर भी गोरक्षनाथ का प्रतीक अंकित है। गोरक्षनाथ के गुरु मक्षेंद्रनाथ की स्मृति में आज भी वहां उत्सव मनाया जाता है। नेपाल में नाथ संप्रदाय के अनुयायियों की तादाद भी काफी अधिक है और वहां के लोग गोरक्षपीठ के संतों का आदर भी करते हैं।
पाकिस्तान के 1292 इलाकों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 24 घंटों से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शनिवार को यह जानकारी दी। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पहले ही पता था कि समय बीतने के साथ कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस बीमारी से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन एकमात्र विकल्प था। एनसीओसी को यह भी बताया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जाने के कारण कुल 3,08,600 लोग प्रभावित हुए हैं। राजधानी इस्लामाबाद के साथ कराची के G9/2 और G9/3 में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था। फोरम को यह बताया गया था कि राजधानी इस्लामाबाद के कुल 10 इलाके की 60,000 आबादी स्मार्ट लॉकडाउन के दायरे में थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी की चपेट में आकर भारत का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में शाहपुर के पास नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की। इसकी चपेट में आकर एक जवान की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान ने गोलियों और मोर्टार से भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की ओर से पाकिस्तान को इसका भरपूर जवाब मिला। हालांकि गोलीबारी की चपेट में आकर एक सैनिक शहीद हो गया, जबकि 2 घायल हो गए। चीन में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 57 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह अप्रैल के बाद से लेकर अब तक एक दिन में नए मामले का उच्चतम आंकड़ा है। इस साल की शुरुआत में लगाए गए सख्त लॉकडाउन से चीन में कोरोना के प्रकोप को बड़े पैमाने पर नियंत्रण में लाया गया था, पर अब जब दोबारा इसके मामले सामने आ रहे हैं और इस बार कोरोना की इस दूसरी लहर को दक्षिण बीजिंग की एक मांस और सब्जी बाजार से जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना के नए मामलों की बढ़ती गिनती से इस महामारी के दोबारा फैलने की चिंता बढ़ गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।